हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं संदीप भट्ट, आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीए फाउंडेशन के बारे में सारी वो आवश्यक जानकारी और वो सारी डिटेल आपको देने के लिए, जिससे आपको क्लियर होगा अपने आने वाले सीए फाउंडेशन को कैसे आपने क्रैक करना है। क्या आपकी डाउट्स अगर हैं कुछ तो वो किस तरीके से क्लियर करना है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत सारे वो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे जिनको ये फोबिया है कि वो मैथ्स का ये पोर्शन, मैथ्स का ये पार्ट जो सीए फाउंडेशन में होने वाला है, कैसे क्रैक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे फोकस करें जिन्हें एक फोबिया है कि सीए फाउंडेशन में मैथ्स का ये सब्जेक्ट जो है एक बहुत बड़ा टेंशन उनके लिए बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज की प्रॉपर डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में। कितने घंटे का ये एग्जाम होता है, कितनी मार्किंग, क्या स्ट्रेटजी, क्या ट्रिक्स आप फॉलो करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सीए फाउंडेशन में मैथ्स के, मैथमेटिक्स के पोर्शन में। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट में आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को डिसाइड किया है ये सिलेबस। आईसीएआई के इस सिलेबस में पार्ट ए में बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक्स मिलने वाले हैं। एक ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में करेंगे और आने वाले वीडियो में मैं आपको सेपरेट एक एक टॉपिक का ट्रिक्स के साथ कैसे उस टॉपिक को आपने समझना है और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले पार्ट ए में जो बिजनेस मैथमेटिक्स आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या इसके सिलेबस में है, चलिए एक बार फट से देख लेते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये टॉपिक आपको यहां पे मिलने वाला है, यानी कि 8 चैप्टर्स आपके पार्ट ए में हैं। दोबारा बता रहा हूं बेटा, पार्ट ए जो मैथ्स का सीए फाउंडेशन आप करने वाले हैं, पार्ट ए में 8 चैप्टर आप कवर करेंगे। पार्ट ए में जिस 8 चैप्टर्स में रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम, ये वो है मेरे बच्चों जो आपने 8, 9, 10 की क्लासेस में अच्छे से समझा होगा। यहां पर प्रॉपर्टीज, इसकी छोटे छोटे फॉर्मूलाज और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं। आगे बात करूं तो इक्वेशंस, हाँ जी बच्चों, ये वही इक्वेशंस है जो आपने 8 क्लास में पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़े हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स के बारे में। यहां उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के साथ कैसे आपने क्वेश्चंस करने हैं, वो सब चीजें आप यहां इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाँ जी, ये वही टॉपिक हैं जो प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स के बारे में बात करूं तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक है, वहां पर टाइम वैल्यू और मनी, इस कॉन्सेप्ट को बहुत फेमिलियर किया जाता है बच्चे के साथ, क्योंकि आए दिन मनी कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, वर्क कैलकुलेशन, इस चीज के बारे में यहां पर आपको समझाया जाता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, तो बेटा जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है उनके लिए ये बहुत फेमिलियर टॉपिक है, लेकिन जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके सामने ये लग जाता है कि सर हमने तो 11th 12th में ये पढ़ा ही नहीं है, कैसे ये टॉपिक कवर हमारा हो पाएगा। और इससे आगे सीक्वेंस सीरीज, एपी और जीपी। एपी जीपी बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है और 11th 12th में जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो बेटा आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है। मेरे बच्चों, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कैसे आपने ये वाला पोर्शन कवर करना है, क्योंकि ये बेसिक आपको यहाँ पे परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस बताया जाता है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा आने वाले वक्त में, जो आपको फेमिलियर करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा कि कैसे आपने इस टॉपिक को समझना है और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के क्या क्या फॉर्मूलाज यहां पर आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। राइट बेटा, अब आगे बात करते हैं बेटा सेट्स के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका यहां पर कवर होता है। सेट्स में आप पढ़ोगे कितने टाइप के सेट्स होते हैं, क्या क्या उनकी फॉर्म होती है, सेट्स को कैसे क्वेश्चन इनके सॉल्व किए जाते हैं, यहां पर सिर्फ बेसिक ही आपको बताया जाएगा। राइट बेटा, और यहां पर जो 8th चैप्टर हमारा आ रहा है, ये 8th चैप्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस,
यानी कि डेरिवेटिव्स के बारे में और थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल पोर्शन आप यहां पर पढ़ोगे। राइट बेटा, इस पूरे पोर्शन में पार्ट ए की बात करें तो इन चैप्टर्स में हमारा पार्ट ए जो हमारा 40 मार्क्स का आना है वो कवर हो जाता है। राइट बेटा, तो देखिए किसी भी फोबिया आपको कब तक रहता है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर ना हो मेरे बेटे तब तक आपको उस चीज से डर लगा रहता है, एक डर, एक फोबिया बना रहता है दिमाग में। बहुत सारे कंफ्यूजन आपको ये सिखाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। उन कंफ्यूजन को, उन क्वेरीज को अगर आप क्लियर कर लेते हैं जितनी शॉर्ट टाइम पे आप उसको क्लियर कर लेते हैं उतनी जल्दी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक गुड न्यूज आपको पता ही होगा, जैसे साल में 3 अटेम्प्ट आप सीए फाउंडेशन के दे सकते हैं। हाँ मेरे बच्चों, 3 अटेम्प्ट, यानी कि आपको ये पोर्शन ज्यादा हैवी नहीं है। मैं मानता हूं कुछ बच्चे इनको नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाते अगर एक अटेम्प्ट में, तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ट्रिक मैं इन 3 अटेम्प्ट के बारे में आपको बोलने वाला हूं। चलिए फट से एक बार बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। राइट, पार्ट बी का जो ये पोर्शन है बेटा, इसमें आपने देखा है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग में कुछ बच्चे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है और जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है सबके लिए एक नया टॉपिक है मेरे बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट और डायरेक्शन टेस्ट, इन 4 चैप्टर्स में आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग ओवर हो जाएगा। ऐसे ऐसे फॉर्मुलेज आपको इसमें बता दूंगा, इतना इंटरेस्टिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग होने वाला है सीए फाउंडेशन में कि मजा आ जाएगा आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने में। क्योंकि बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में अगर बात करूं, चैप्टर्स के अंदर ज्यादा नहीं घुसूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है। देखिए बेटा, एक क्लास में या एक रो में, एक कॉलम में किस तरीके से बैठने की पोजीशन को डिसाइड किया जाता है वो सब आप पढ़ेंगे इस सीटिंग अरेंजमेंट में। राइट, एक सर्कुलर कि अगर कोई इस सर्कल से बैठा है तो कौन किस जगह पे बैठा है, किसको किस जगह पे बिठाना है, ये सब आप पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। तो बहुत ही अच्छे फॉर्मूले, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी, डेली लाइफ की बातें आपको इस टॉपिक में जानने के लिए मिलेगी मेरे बच्चों। आगे बात करते हैं ब्लड रिलेशन। तो देखिए बेटा, खून के रिश्ते और खूनी रिश्ते समझ में आ जाए तो खून के रिश्ते और ना आए तो खूनी रिश्ते, क्या ब्लड रिलेशन आप अपनी डेली लाइफ में अपने ग्रैंडफादर और मैटरनल फादर यानी कि पिताजी के साइड वाली जो पार्ट पैटर्नल और मम्मी के साइड वाला पोर्शन उसको पैटर्नल मैटरनल बोलते हैं। मैटरनल मम्मी के साइड, पैटर्नल फादर के साइड वाला पार्ट। अब उन रिश्तों में आपके मामा, मामी, चाचा, चाची, ये आपकी दोनों साइड होती है जिन्हें जनरेशन फर्स्ट दादा दादी के बाद फिर चाचा चाची की फैमिली यानी कि मॉम डैड की फैमिली, फिर हम, हमारे भाई, हमारे कजन्स और फिर हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे भांजे। सो ये जनरेशंस के बारे में आप जानोगे ब्लड रिलेशन के बारे में। राइट, ब्लड रिलेशन आपका इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करते वक्त और दिमाग से टेंशन आपकी सारी निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली लाइफ में ये चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने देखी हैं, तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। राइट, आगे बात करते हैं सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आपको पता है बेटा सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई भी सीरीज जैसे 1 2 3 4 एक सीरियल आपके सामने चलता जा रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये एक सीरीज चलती जा रही है। 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरीके से कोई ट्रिक यूज होती है और एक सीरीज आपके सामने फॉर्म होती जाती है। तो वो किस टाइप की सीरीज होती है, कैसे वो ट्रिक्स यूज होती है, वो सारा आप इस सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे आपने सीरीज में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि अगर कॉमन डिफरेंस आपकी सीरीज का इक्वल है तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने 10th क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे बच्चों। यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समानांतर श्रेणी कि वहां पे अगर सार्व अंतर यानी कि डी जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, उदाहरण आप देख लीजिए यहां पर, अगर 5 10 15 इस तरीके से कोई सीरीज आपकी चलती जा रही है तो ये एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 5 5 का गैप बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे मिलने वाले हैं मेरे बच्चों सीरीज में। राइट, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इनका शॉर्ट वीडियो में आपको विद ट्रिक आपको जरूर दूंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस टॉपिक को आपने कैसे बेटर तरीके से समझना है। मेरे बच्चों आगे कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग इसमें अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल आपके सामने आएगी।
कैसे अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल होता है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा। जैसे आप अपने फोन में, आजकल फोन आप सब यूज करते हैं, आपने देखा होगा फोन पे लॉक कोड, पासकोड आप बनाते हैं, वो कैसे बनाना है वो आपकी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पोर्शन है मेरे बच्चों। तो एटीएम के पिन को जनरेट करने से लेके और जब आप कोई नंबर डायल करते हैं कैसे वो स्टार वहां पर शो करता है, वो सब मेरे बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पोर्शन है, राइट। बाइनरी ऑपरेशंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो सब एक कोडिंग डिकोडिंग का ही पोर्शन है। सो चैप्टर्स में जब हम डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब इनके क्वेश्चंस आपको और फैमिलियर करवाऊंगा इन क्वेश्चन से, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन टेस्ट। अब ये डायरेक्शन टेस्ट क्या भला है? डायरेक्शन टेस्ट का मतलब है बेटा दिशा से संबंधित प्रश्न आपके सामने आएंगे। यानी कि आप सबको पता है बेटा कि कैसे दिशा, क्या दिशा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए डायरेक्शन टेस्ट जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया, यहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप देख लीजिए किस तरीके से डायरेक्शन जब हम बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आपका साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, इस तरीके से डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, ये एक एग्जांपल मात्र मैंने आपको बताया है। अगर आपको लग रहा है सर कि इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मान लीजिए आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि मोहन अपने घर से निकला, 4 किलोमीटर साउथ में गया, फिर उसने राइट टर्न मार के वो 6 किलोमीटर अपने नॉर्थ में चला गया। तो बेटा इसमें क्या है, यहां पर हम खड़े हैं, साउथ मतलब हमारा इस नीचे की तरफ, यहां से नीचे की ओर हम आ जाएंगे। फिर अगर वहां से राइट बोल रहा है तो आपको पता है यहां से राइट हमारा राइट होगा, लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। कैसे, देख लीजिए एक बार फटाफट। चैप्टर के डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप इसके क्वेश्चन का टाइप समझिए कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट में आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहां पर कोई स्टूडेंट खड़ा है, वो अपने राइट में चलता है और राइट में चलने के बाद आप देखिए अगर इस तरफ फेस आपका है तो राइट आपका राइट होगा, लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा। यहां से वो 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको दे सकता है, बस समझने की जरूरत है डायरेक्शन। ये साउथ में आपका आ जाता है, साउथ से फिर उसका टर्न, अब देखिए इस तरफ फेस है, जिस तरफ एरो है उस तरफ आप अपने आप को रखिए, राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। यहां से फिर वो राइट मुड़ जाता है तो मेरे बच्चों फिर वो राइट इस तरफ आ जाएगा। यानी कि आप देखिए इस तरफ उसका फेस है, अब इस तरफ फेस में अगर हम फेस इस तरफ करते हैं तो राइट हमारा ऊपर और लेफ्ट हमारा नीचे होने वाला है। फिर यहां से वो राइट टर्न कर जाता है, यानी कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर वो बच्चा आ चुका है। इस टाइप के प्रश्न आपके सारे डायरेक्शन टेस्ट में आने वाले हैं मेरे बच्चों। तो देखिए ये रीजनिंग का टॉपिक, कौन सा टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट। आपके सामने 4 जो टॉपिक हैं 20 मार्क्स 20 मार्क्स के साथ आने वाले हैं, और ये 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स आपके लिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीए फाउंडेशन में मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बल्ले बल्ले का काम करेगी मेरे दोस्तों, बिल्कुल फ्री। ये नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप बस थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएं तो ये नंबर आपकी फोकट झोली में आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब 2 के बाद तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हमारे सामने जैसा नाम से ही क्लियर है, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक कुछ तो क्लिक करा दिमाग में। 9, 10, 11, 12 जिनके पास मैथ्स नहीं था, 9, 10 आप लोगों ने पढ़ा मीन, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब चीजें, क्वार्टाइल, ये सब आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक में। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस और थ्योरी। देखिए बेटा एक कॉमन बात जो मैं आपको बता दूं, शायद ये बात मोस्टली बच्चों को ना पता हो, स्टैटिस्टिक्स में हर साल 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। क्योंकि मैथ्स का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में क्लिक करता है, अरे भाई साहब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, स्टैटिकल पोर्शन में से कम 7 से 8 या 10 प्रश्न में अगर आप बोलते हैं तो आपकी बात को मैं गलत नहीं बोलूंगा। कम से कम 10 से 15 प्रश्न इस स्टैटिक्स में से आपके सामने आएंगे ही आएंगे। यानी कि थ्योरी पोर्शन भी आपका यहां पर आपको सपोर्ट करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, राइट बेटा। तो देखिए पार्ट सी में
इसके सिलेबस के बारे में एक बार फटाक से बात करते हैं और फिर मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक्स बताने वाला हूं, स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने दिमाग से इस फोबिया को निकालेंगे कि आप सीए का ये फाउंडेशन क्रैक नहीं कर सकते। राइट, चलिए स्टैटिस्टिक में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सारा आपका स्टैटिकल पोर्शन का मीन, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, डिसाइल ये सब इसमें कवर हो जाता है बेटा। अलग अलग बुक्स भी आप इसके लिए सपोर्ट कर सकते हो, पर है सारा वही 9th, 10th, 11th, 12th वाला। जिन बच्चों ने 11th, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने ऑलमोस्ट ये चीज में महारत हासिल की हुई है। जस्ट प्रैक्टिस आपको चाहिए और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। राइट बेटा, डिस्पर्सन और प्रोबेबिलिटी ये भी आपका वही टॉपिक है जो आपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ा है। देखिए प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बहुत सिंपल है, डिस्पर्सन भी बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं और उन्हीं के आधार पर प्रश्न आपसे एग्जाम में आईसीए पूछने वाला है। राइट बेटा, प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी का शब्द सुनकर आपके सामने होगा सर ये 11th, 12th की बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं है, यानी कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे सर, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। आपके सामने प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली आपको समझाया जाएगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी के बेसिक एक फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कैसे डाइस को थ्रो किया जाता है, कॉइन्स का थ्रो किया जाता है, कैसे बॉल्स को चूज किया जाता है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं और यही आपने इसमें पढ़ना है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी को समझने में। राइट बेटा, आगे बात कर देते हैं एक टॉपिक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक स्टैटिकल पोर्शन आपको यहां पर मिलेगा जो बेसिक और सिंपल है। राइट, चलिए बात करते हैं अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टैटिस्टिक। राइट, नोट डाउन करना मैंने आपको क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टैटिस्टिक, इट्स कॉल्ड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मात्र दो फॉर्मूलाज और आपका ये कोरिलेशन रिग्रेशन ओवर, यानी कि 2 से 3 फॉर्मूलेज इस टोटल दोनों इस टॉपिक में दोनों में हैं और ये टॉपिक आपका ओवर। इसके साथ मेरे बच्चों आपने क्या करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं थ्योरी। थ्योरी आपके लिए वो सपोर्ट है जो आपका स्टैटिस्टिक में इन 40 मार्क्स को, स्टैटिस्टिक आपको पता है बेटा 40 मार्क्स को कवर करने में हेल्प करेगी। राइट बेटा, तो बात करते हैं उसके बाद अगला इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज ये दोनों भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से आपका आना है, यानी थ्योरेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पक्का लास्ट ईयर्स में भी आए थे। अभी मैं आपके सामने बात करूंगा प्रीवियस कंटेंट को आपने कैसे यूज करना है ट्रिक्स और स्ट्रेटजी में। तो आज आपके सामने बेटा मैंने क्लियर कर दिया ये सीए फाउंडेशन का पूरा एग्जाम का सिलेबस। राइट बेटा, मैथ्स में आपने ये सब करना है। सो अपने दिमाग से आपने बहुत सारी चीजें निकाल दी होंगी कि सिलेबस इतना कोई बहुत वाइड सिलेबस नहीं है। ऑलमोस्ट आप चाहें तो पहले आपने कुछ किया हुआ है, अपनी फैकल्टीज की हेल्प से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन टॉपिक को समझ सकते हैं। इनके शॉर्ट वीडियोस आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेंगे हर एक चैप्टर्स को समझने में। राइट बेटा, तो बात कर देते हैं अब इसके टाइम के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में और कितना अटेम्प्ट आप इसका कैसे क्लियर करोगे। तो चलिए एक बार फट से इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सीए फाउंडेशन का जो ये पेपर होने वाला है, जो आपका ये फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे, आपको पता बेटा 1 ईयर में आपके सामने पहले 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे, यानी कि 2 अटेम्प्ट आपके सामने थे। अब 1 अटेम्प्ट और आपके सामने आ चुका है जिसकी ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो चुकी है। और आप इसके बारे में समझना बेटा, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सीए फाउंडेशन को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं और एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं क्विक से कि कैसे आप इसको क्रैक करेंगे। तो बेटा कहते हैं ना, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। तो वो हौसले आपके यहां पे आपको चाहिए। देखिए 1 ईयर के अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है बेटा, टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 आवर्स का
ये एग्जाम है और 2 आवर्स के एग्जाम्स में जो आपका 40, 20 और 40 है, उसमें से आपने कैसे एग्जाम्स में नंबर लेने हैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। 40% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, और अगर एग्रीगेट की बात करूं तो 50% आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स का ऐड करके 50% आपको चाहिए। 40% आपको पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको पास होने के लिए चाहिए। अब कैसे ये 40% 50% आप लोगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको फटाफट बताने वाला हूं, चलिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा। नेगेटिव मार्किंग, बेटा सॉरी आपको ये बता दूं, नेगेटिव मार्किंग है आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 यानी कि 1/4 मार्क्स आपके क्वेश्चन के कट जाते हैं, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग। सो इसकी भी एक ट्रिक आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने एक ट्रिक लगा के इस वाली सिचुएशन को रिमूव करना है। यानी कि आने वाले टाइम पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर कि जब हमें प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर ना पता हो तो नेगेटिव इस नंबर को कम करने का कोई तरीका बताया जाए, कोई ट्रिक बताई जाए। तो एक सुपर हिट ट्रिक आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि कैसे आपने जब क्वेश्चन पेपर ना भी आता हो तो तुक्का मारने की भी एक ट्रिक होती है बेटा। वो ट्रिक्स के बारे में आने वाले टाइम पे आपको वीडियोस जरूर मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट आज आपकी क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको वेल स्ट्रक्चर अपना फ्यूचर करना है, तो उसके लिए वेल स्ट्रक्चर प्लानिंग आपको चाहिए। यानी कि प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो प्लानिंग आपकी वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कैसे? जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए यहां पर बहुत बड़ा कंटेंट, बहुत बड़ा मटेरियल आपके लिए है। यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हुए हैं, जितने मतलब आपके सामने प्रश्न आए हैं क्यूए के, आप उन्हें निकाल लीजिए। उसमें से जो क्वेश्चंस आपके अपने हैं कि जिनको आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन जो है मुझे अच्छे से आते हैं, आप सिमिलर क्वेश्चंस आईसीएआई की जो बुक्स आपको मिली हैं उनमें से, आईसीएआई की बुक में से सिमिलर 30 से 40 प्रश्न आप निकाल लीजिए और 30 से 40 प्रश्न प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों। यानी कि आपके सामने उससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं बचेंगे। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए और एक बार दोबारा इसको बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर में से आपने रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम, ये टॉपिक पे एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, एग्जांपल। आपने बोला सर रेशियो के, प्रपोर्शन के, इंडाइसेस के और लॉगरिथम के क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि प्रीवियस ईयर से अगर आप 20 क्वेश्चन निकालते हैं और 30 से 40 क्वेश्चंस आप आईसीएआई वाली बुक जो आपको मिली है वहां से ले लेते हैं, तो यानी कि इन 50 से 60 क्वेश्चंस में 50 to 60 क्वेश्चंस में आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं अपने सीए फाउंडेशन के मैथ्स के लिए। राइट बेटा? यानी कि आपके जो 40 नंबर का पहला पार्ट है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे। सो आपने ये कॉन्सेप्ट यहां पर अपना क्लियर करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। मान लीजिए ऐसे ही कोई बच्चा मुझसे कहता है सर कि रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो परमुटेशन में एंड कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है,
तो देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेटा एक नया टॉपिक है। जिन बच्चों ने 11th-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे मेरे बच्चों, तो इसमें से आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि गिनती के 2 से 3 फॉर्मूलाज परमुटेशंस में आप पढ़ोगे और 1 से 2 फॉर्मूलाज आप कॉम्बिनेशंस में पढ़ोगे। उसी के बेस पर आपके पास प्रश्न आने हैं। तो आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न इस पूरे टॉपिक्स में से आपके सामने आ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपने इससे रिलेटेड प्रश्न निकालने हैं। मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाल लो, सिमिलर क्वेश्चन को आईसीआई के बुक से निकाल लो, तो आपके फिर वही 40 से 50 प्रश्न अगर हो जाते हैं, तो आपका 40 में से 5 से 6 और 10 नंबर कहीं नहीं गए। यानी कि कुछ भी आए क्वेश्चन पेपर में, आप वो क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो ये आपकी बेटा पहली ट्रिक थी कि कैसे आपने प्लानिंग करनी है कि वेल स्ट्रक्चर हार्ड वर्क के साथ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लेके। राइट बेटा। दूसरा आपके सामने जो ट्रिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका असाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहां भी आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप YouTube चैनल से या NES एकेडमी के साथ आप जुड़ते हैं, या कोई भी टीचर आप जिसको अपना ओबीडियंट मानते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये टीचर मेरे लिए ओबीडियंट है, क्यों? क्योंकि ये टीचर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं इनको फॉलो करता हूं। तो बेटा देखो, एक टीचर के अगर आप बातों पर चलोगे, उनके ओबीडियंट रहोगे, तो वो अपने बच्चे की उस कमी को पकड़कर उसको वो रामबाण देते हैं जिससे वो क्रैक कर सकते हैं। राइट बेटा, समझने की कोशिश करना। तो इस असाइनमेंट जो आपकी फैकल्टी, जो भी आपकी अच्छी फैकल्टी है, चाहे वो संदीप सर हैं, चाहे वो पंकज सर हैं, या XYZ कोई भी मैम है, कोई भी सर है, आप अपने अपना आइडल मानकर उनके अकॉर्डिंग आप ये असाइनमेंट फॉलो कीजिए। राइट, क्योंकि इस असाइनमेंट में वो आपको चुने हुए प्रश्न निकालेंगे, यानी कि आपका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे जिसमें उनको लगता है कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट बेटा, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपने असाइनमेंट पूरा फोकस करना है इस चीज पे कि आपने अपने असाइनमेंट को टाइम से कंप्लीट करना है और उसके डाउट जो है अपनी फैकल्टी से क्लियर करना है। तीसरा जो पॉइंट आपके सामने है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके टेस्ट सीरीज जिसे आप मॉक टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, वो सीरीज आपने स्किप नहीं करनी है। बेटा NES एकेडमी आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है, और जहां भी आप ट्यूशंस पढ़ रहे हैं या अपनी क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और अपने इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वहां आपको ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट के साथ प्रोवाइड की जाती है। आपने इस टेस्ट सीरीज को स्किप नहीं करना है, आपने इस टेस्ट को जो है जरूर देना है। जिससे क्या होगा बेटा, आपके इन टेस्ट सीरीज से करने के बाद, आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जितने ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस के साथ अंडरस्टूड होंगे और वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यानी कि डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद, यानी कि अगर आप एक वीक में एक टेस्ट सीरीज जिसमें कि 100 प्रश्न आ रहे हैं ये देते हैं, और अगर 4 वीक की बात करूं, 4 वीक्स में 400 क्वेश्चंस आपके सामने अगर आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, तो बेटा मुझे एक छोटी सी बात समझा दीजिए, क्या इस 400 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम्स में 50 क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे क्या? इतनी तो फैकल्टी आपकी नॉलेजेबल है, इतनी तो वो डेडिकेटेड है, इतनी वो एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको CA फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। राइट बेटा, तो जितने ज्यादा आप टेस्ट सीरीज को फोकस करेंगे, यही प्रश्न आपको फेस होंगे आपके इस फाउंडेशन के एग्जाम में। चलिए अगला एक टॉपिक और आपको स्ट्रेटेजी का बता दूं। 3 बातें मैं आपको बता चुका हूं बेटा, चौथी एक बात और आपको बता देता हूं। 4th और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो ये CA फाउंडेशन का मैथ्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं,
वहां पर अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ कि जो हैंडमेड नोट्स हैं आपके बेटा, हैंडमेड नोट्स, ये आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे हेल्पफुल टूल काम ये सिद्ध होने वाला है। क्या बेटा? जब आप अपने हाथ से बने हुए नोट्स, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हों, किसी भी चैप्टर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, आपने इनको बहुत सेल्फ मेड है, आपके बहुत तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी कि कभी आप रिवीजन करो तो शॉर्ट रिवीजन में ये आपको हेल्प करेंगे आपके हैंडमेड नोट्स। तो आपने अच्छे से उनको हाईलाइट करके और उनको अच्छे से इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में जब आपकी डेट शीट आ जाए तो 1 वीक में या 2 वीक्स में आप इन्हीं को एक बार रिवीजन करेंगे। राइट बेटा? यानी कि आखिरी का जो समय होता है डेट शीट आने के बाद, वैसे तो एग्जाम्स का ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे आपको पता चलता है कि एग्जाम में 1-2 वीक्स बचे हुए हैं, तो आपने ये हैंडमेड नोट से ही अपनी सारी रिवीजन करनी है। राइट बेटा? तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं, और भी बहुत सारी बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम्स करते वक्त कैसे आप इसको क्रैक करेंगे। अब जरा सा 2 मिनट आप उन बच्चों से बात करते हैं जिनको अपने ऊपर ये लगता है कि सर सीए फाउंडेशन हमसे तो क्लियर होने वाला नहीं है। चलिए बेटा 2 मिनट आप उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस के बारे में आपको बता चुका हूं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, सिलेबस में क्या है, ऑलमोस्ट चीजें हम बात कर चुके हैं। तो 1 मिनट आप उन बच्चों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर क्रैक कैसे करूं, क्रैक नहीं होगा, मैं मेहनत करूंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, कोई भी एक फैकल्टी, उनको आप फॉलो करें, उनकी बातों को फॉलो करें, उनके पढ़ाने के तरीके को फॉलो करें, और ज्यादा अगर आप फैकल्टीज की बातों को मानेंगे, एक से ज्यादा आप फैकल्टीज की बातों को मानेंगे, तो हर टीचर का पढ़ाने का बेटा अपना एक तरीका होता है, अपना एक मेथड होता है, अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है। तो ज्यादा टीचर्स के नोट्स में अगर आप फंसेंगे, ऊपर से आईसीए की बुक का आपका प्रेशर, तो आप उसमें पजल हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि एक ही टीचर्स के नोट्स को, असाइनमेंट्स को और उनकी टीचिंग मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट एक ट्रिक होगी। देखिए बेटा, पहला अटेम्प्ट जो आपका होने वाला है, सपोज करो किसी रीजन वाइज आप इसको क्लियर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं बेटा, अगला अटेम्प्ट आपके सामने आ गया, आप उसकी प्रिपरेशन करो। अगर रीजन वाइज वो भी क्लियर नहीं हो पाता तो आप तीसरा वाला अटेम्प्ट करो। तीसरे वाला भी अगर क्लियर नहीं हो पाता, किसी रीजन वाइज आपको लगता है कि सर मैं प्रॉपर अटेंशन नहीं कर पा रहा, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा, या अपनी डेली लाइफ में ये कुछ वर्क्स मेरे पास इतने हैं, इतना काम मेरे पास है, इतनी टेंशन्स मेरे पास हैं, मैं पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, तो बेटा टाइम तो देखो आपको करना है, क्योंकि सीए फाउंडेशन इतना इजी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और इतना मुश्किल नहीं है तो इजी भी नहीं है बेटा। तो आपने क्या करना है कि अगर 1 ईयर का प्लान आपको बता रहा हूं, वैसे कोशिश करके पहला अटेम्प्ट मोस्टली बच्चे निकाल देते हैं, क्योंकि सीए की पढ़ाई के लिए वही बच्चे आगे आते हैं बेटा जिन्हें रियली लगता है कि यस मुझे सीए बनना है। अगर 20% स्टूडेंट इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं सीए करने के लिए, तो वो एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट तक टिक ही नहीं पाते। और अगर कोई बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट भी दे देता है इन्फ्लुएंस में आके कि यस मुझे सीए करना है, अपने नाम के आगे सीए लगाना है, तो वो यहां पर अपने आप को अगर डेडिकेशन में नहीं है, अपने पूरे स्ट्रेंथ में नहीं है, अपने पूरे इंटेंशन के साथ नहीं पढ़ रहा है, तो वो यहां पर ड्रॉप पक्का कर देगा। अगर फाइनली आपने इंटेंशन बनाया है कि सर मुझे सीए का ये फाउंडेशन क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए यार थर्ड अटेम्प्ट आपके लिए फाइनल है, ये आप क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई बच्चा इन 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो आपके सामने ये बात है कि पहली बार हार आपको हराएगी, दूसरी बार हार आपको हराएगी, और तीसरी बार हार आपसे हार जाएगी। यानी कि यहां पे इन पेपर के दिए हुए अटेम्प्ट आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपने ये पेपर क्वालिफाई करना है। आई होप बेटा आज की ये बातें आपने समझी, और मैं ये क्या बोलना चाह रहा था आपने सारी चीज समझ ली। तो अपने अटेम्प्ट को और अच्छे तरीके से समझें कि अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं तो क्या गलतियां आपसे हुई, क्या गलतियां आपको नहीं करना। और अगर कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट दे चुका है, पास नहीं हुआ, तो बेटा अपने आप को आपने डीमोटिवेट नहीं करना है। मोटिवेशंस के लिए आप ये बात याद रखना
कि देखिए किसी भी एक लंबी उछाल मारने के लिए इंसान को झुकना जरूर पड़ता है। जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको सक्सेस की वैल्यू का नहीं पता चलेगा। राइट बेटा? तो हारने वाले को ही पता होता है कि जीतने की क्या वैल्यू है। और एक बार अगर आप कोई चीज क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये एक सबक होता है कि अगली बार आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। सो आई होप बेटा सीए फाउंडेशन के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई। फिर भी कुछ क्वेरीज अगर आपकी क्लियर नहीं हो पाई है, कुछ डाउट्स आपके अगर अभी भी बने हुए हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनईएस एकेडमी कालका जी। मैं संदीप भट्ट आपके सामने ये वीडियोस लाता रहूंगा। आपका जितना भी डाउट मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन में है वो मैं आपके अपने शॉर्ट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपने हर चैप्टर की हर पोर्शन को क्रैक करना है, क्या क्या फॉर्मूलाज और क्या क्या स्ट्रेटजी ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल है। सो आई होप आज के इस वीडियोस में आपने बहुत कुछ समझा। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है। तो सीए सीएमए फाउंडेशन होने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए, अपनी उस फैकल्टी से जुड़े रहिए जो आपको प्रिपेयर कर रही है इस एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।